बात करेंगे अपन रेशियोज की, कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, देखते हैं। देखें, रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? क्या समझते हैं आप लोग रेशियो? कमेंट करके बताइए कि रेशियो क्या होता है। क्या समझते हैं रेशियो से रिलेटेड, मतलब किस चीज को अपन रेशियो बोल सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? Difference between two numbers. That means comparison. Ratio means comparison. रेशियो मीन्स Comparison. कंपैरिजन। We can No, sir. No, sir. We use it to do comparison. We use ratio to use to do comparison. Sorry. ओके ओके, कैन वी से दैट ratio is the relation, REL, sir, speak loudly. can we say that the ratio is the relation between one quantities, between one quantity over another quantity? क्या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं? रेशियो जो है इज अ रिलेशंस बिटवीन वन क्वांटिटीज ओवर द अनदर क्वांटिटी, मतलब रेशियो जो है वो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पर रिलेशंस बताता है ना। अब एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन बताना, या सेम काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, जो सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैं, मतलब जिनको हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड्स की थिंग्स होनी चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड मतलब जब हम कंपैरिजन करें या मल्टीप्लाई करें, उसके किसी भी पार्ट को एक पार्ट से मल्टीप्लाई करें, तो उनके बीच में जो अनुपात है, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं रेशियो, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो और हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एंड अगर प्रॉपर डेफिनेशन दें हम रेशियो की को, तो कैन वी से दैट रेशियो इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन? रेशियो Yes, sir. Yes, is sir. a It's true. part of fraction. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, माइक को थोड़ा साइलेंट रखें, है ना। बस आप यस और नो में मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बी कीप साइलेंस इन द क्लास, है ना, डू नॉट ट्राई टू ओपन योर माइक, है ना। आपके कमेंट इज विजिबल हैं, कमेंट देख सकता हूँ मैं। तो रेशियो इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, वी कैन से दैट, है ना। वाई वी कैन से दैट कि रेशियो इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन? बिकॉज रेशियो अगर कोई हमें इस तरह से दिया है 2:3, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू द 2/3। मतलब अगर कोई नंबर दिया है A/B, देन वी कैन राइट इट A/B, है ना। सो वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, कि ये क्या है? पार्ट है किसका? फ्रैक्शन का। अब रेशियो को हम रीड कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हाउ टू रीड रेशियो। ठीक है, हाउ टू रीड इट, हाउ टू रीड इट। तो मैंने लिखा A/B, एक तो इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे? A/B, ठीक है, A/B भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें से जब हम A/B लिखते हैं, ठीक है, A/B लिखते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है A, तो A को फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? कोई नाम बता सकता है मेरे को इसका? फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? इज सर देयर न्यूमरेटर एनीवन? बोलेंगे। सर नो, न्यूमरेटर। Numerator. Pradhan, I said you many time, please do not open your mic. कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा, प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। न्यूमिनेटर, नॉट, नो, नो, नॉट अ न्यूमिनेटर। एंटीसीडेंट, वेरी गुड आयुष। एंटीसीडेंट इज अ करेक्ट वर्ड, है ना। एंटीसीडेंट, AN लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ANTECECEDENT, है ना। द फर्स्ट टर्म इज आल्सो नोन एज द एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड द लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होता है मतलब बी, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, CONSEQUENT। ओके, गॉट इट।
यहाँ तक थिंग्स क्लियर हैं सारी? यहाँ तक थिंग्स क्लियर हैं? या चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। हम्म, इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम एक्सप्रेस करना सीख गए, इसको हम पढ़ना बोलना सीख गए कि रेशियो क्या होता है। अब रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा गौर करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, साथ साथ इसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन भी करता जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी लेता जाए, है ना। मैं आपको बोलूंगा नहीं किस पॉइंट को आपको लिखना है किसको नहीं लिखना, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में जो सो हमने अभी पढ़ा था कि रेशियो आर यूज टू कंपेयर वैल्यू। रेशियो जो होता है किसी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि रेशियो जो है यूज टू कंपेयर, है ना, यूज टू कंपेयर सेम काइंड ऑफ वैल्यू, यूज टू कंपेयर सेम काइंड ऑफ वैल्यू। कि रेशियो जो है वो सेम काइंड ऑफ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एम आई राइट? है ना, रेशियो जो है वो सेम काइंड की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है ना। एक मिनट। हम्म, तो रेशियो क्या है हमारा, सेम काइंड ऑफ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सेकेंडली वी कैन से डैट कि रेशियो जो है मतलब रेशियो एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी जो होती है, जब टू मेजरमेंट अगर हैं हमारे पास, सेम काइंड के मेजरमेंट हैं, तो उनके बीच में भी हम रिलेशन बता सकते हैं। जैसे लेट्स से 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 3 मीटर, तो क्या इनके बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? जब तक हम इन क्वांटिटीज को, मतलब इनकी जो यूनिट्स हैं, एक सेंटीमीटर की यूनिट है और एक मीटर की यूनिट है, जब तक इन दोनों यूनिट्स को हम सेम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो बिटवीन दैम। ठीक है, इन तीनों के दोनों के बीच में वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो, मतलब हम रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम, है ना, यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट भी क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो, Yes. हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, रेशियो जो रहता है, रेशियो रिमेन अनचेंज्ड। रेशियो हमारा अनचेंज रहेगा। कब अनचेंज रहेगा? जब हम व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो रेशियो हमारा सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने ले लिया बेटा 2/3, कोई मेरा बेस नंबर है, ठीक है। लेट्स से थोड़ी देर के लिए कि 2/3 मेरा क्या है, एक बेस नंबर है ना, मतलब स्टार्टिंग नंबर मान लीजिए आप, बेस नंबर समझ में नहीं आ रहा। एंड मैंने क्या करा, यहाँ से इसका रिलेशन निकाला। लेट्स से मैंने 2/3 में, ठीक है, ऊपर नीचे इक्वलेंट फ्रैक्शन का यूज करके मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 का, ठीक है। ये हो गया मेरा 20 और ये हो गया मेरा 30। सर आज ऑनलाइन क्लास नहीं है, हु इज दैट? इसको ग्रुप में लिंक नहीं दिख रही, कौन है ये? सर आज ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्या है मतलब, अजीब इंसान हूँ, ठीक है। तो कोई भी है, पता नहीं कौन है, देखते हैं। तो ये रेशियो क्या है बेटा, इक्वलेंट फ्रैक्शन बन गया। अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखो, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैंने क्या बोला कि रेशियो बिकम अनचेंज, रेशियो जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, है ना। अभी मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, देन नया फ्रैक्शन क्या निकला मेरा, 20/30, ठीक है। 20/30 मेरा नया फ्रैक्शन यहाँ से निकला है। अब मैं इसमें 20/30 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर मतलब इक्वलेंट नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जीरो से जीरो काट दिया, रेशियो क्या आया मेरा, मतलब फ्रैक्शन क्या आया, 2/3। दैट मीन्स कैन वी से दैट कि रेशियो जो है वो मेरा 2/3 है। क्लियर? तो ये बात क्लियर हुई कि रेशियो किसी भी कंडीशन में, चाहे मैं नंबर में मल्टीप्लाई करूं, चाहे नंबर में क्या करूं, डिवाइड करूं, रेशियो मेरा जो था, मतलब जो सेम दोनों के बीच में जो रेशियो है, वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इज इट क्लियर?
सभी को क्लियर हुआ इतना? यस, चलिए। अब थर्ड कैटेगरी, मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी है, हाँ, इट रिमेन कांस्टेंट, है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। फोर्थ में देखिए, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन दी है ना, एक्सप्रेस इट्स रेशियो, expressions of ratio both of term does not have a common factor other than one is called the simplest form or the lowest form। मतलब अगर कोई रेशियो है, ठीक है, अगर कोई रेशियो आपको इस तरह से लिखा हुआ है 2:3, ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्या इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? जो भी लेट आया है वो सुन ले बेटा, रेशियो का चैप्टर चल रहा है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, और रेशियो का चैप्टर है। तो अभी रेशियो का ज़्यादा नहीं निकला है, सिर्फ फोर्थ दो ही पॉइंट, मतलब 3 ही पॉइंट मैंने समझा है। आप फोर्थ पॉइंट से कंसीडर करें, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर दूंगा, लेकिन क्लास में बने रहें, ठीक है, जो भी लेट एंट्री हुई है जिसने अभी। तो बात कर रहे थे हम रेशियो की। फोर्थ पॉइंट क्या समझा रहे थे? फोर्थ पॉइंट ये था कि रेशियो जो है, अगर इसके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मतलब ये मैंने कोई नंबर लिखा 2:3, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2:3 को इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अब आप यहाँ देख सकते हो बेटा इजी से कि 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। कैसे कॉमन नहीं है? अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें, बताओ? 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना? तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, मतलब ऐसी टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे या ऐसे टाइप के जो रेशियो होंगे, उन रेशियो को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना? इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन या फिर लोएस्ट टर्म। क्लियर है सभी को? जैसे सपोज करो मैंने कोई नंबर दिया आपको 12/6, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है एक 12/6। अब आप बेटा जब फैक्टर करोगे 12 के, तो 12 के क्या फैक्टर करोगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 6 के फैक्टर करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखो यहाँ पर 6 जो है वो आपका कॉमन नंबर आ रहा है। तो अभी जो फ्रैक्शन है वो आपका लोएस्ट टर्म में नहीं है। अभी जो फ्रैक्शन है वो आपका लोएस्ट टर्म में नहीं है। लोएस्ट टर्म में कब होगा? जब आप इसको रिड्यूस कर दोगे, और रिड्यूस करके कोई भी कॉमन टर्म नहीं निकलेगा 1 के अलावा। सिर्फ 1 इज द कॉमन फैक्टर, है ना? वहां पर जो कॉमन फैक्टर निकलेगा 1। अब 1 क्यों निकलेगा? क्योंकि 1 इज द यूनिवर्सल नंबर। 1 क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल नंबर होता है, तो वो तो हर किसी के साथ में ही आता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन को आप समझ सकते हैं when numerator and denominator having a common factor only 1, या simplest form, है ना, या फिर उसका जो HCF होगा, क्या ऐसे फ्रैक्शन जिनका HCF क्या हो? 1 हो जाए। HCF कितना हो जाए? 1। इट इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे हम इसको काटेंगे, दैट इज 6 से मैंने इसको काट दिया तो 2/1। अब 2 और 1 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा। इतनी बात क्लियर हुई? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन समझ में आया? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, या सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, या लोएस्ट टर्म क्या होता है? क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? देखें एक बार। यस, चलिए No नेक्स्ट। doubt, sir. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखें। फिफ्थ पॉइंट क्या है उसको समझें। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कोई भी अगर टर्म है आपको, इफ द टर्म ऑफ द गिवन रेशियो आर फ्रैक्शन, मतलब आपको जो कुछ टर्म्स दिए हैं और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जैसे इस तरह से हैं, देखो जैसे 1/2 है, 1/3 है, और यहाँ पर क्या है, इस तरह से रेशियो दिए हुए हैं आपको दो, 1/2 और 1/3। तो इनके बीच में आप रेशियो कैसे निकालेंगे? इनके बीच में रेशियो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको पहले इसका लॉन्ग मेथड समझाता हूँ कि किस तरह से आपको रेशियोज निकालने हैं, एंड फिर अपन इसको डायरेक्ट वे से भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में अगर आप समझ सकते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच लगाएं, और इसका जो आंसर होगा, मतलब जो रेशियो होगा, ये फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन से हम रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको अभी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 3/2 है। समझ में आया कैसे है 3/2? जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं डायरेक्ट समझा दूंगा। 3/2 ही रेशियो निकलेगा। देखो कैसे निकला। अब ये तो है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। अभी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी उसको भी समझाएंगे, पहले लॉन्ग वे में समझ लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग वे में क्या है,
हाँ मुझे पता है नहीं आया, तभी तो मैंने बोला शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 और 1/3 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, बट हमारे पास क्या है, हाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। हाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए एक और अप्रोच लगा सकते हैं। क्यों, मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूं जो 1/2 से भी कट जाए और 1/3 से भी कट जाए। दैट मीन्स अगर मैं 1/2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और 1/3 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, अब बोलोगे सर 6 कहाँ से आया, तो 6 इज नथिंग, हियर इज द एलसीएम ऑफ 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम है, बस मैंने एलसीएम नहीं लिया, मैंने उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। अरे हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो अभी तो 6 आएगा, 6 इज द एलसीएम। फिर आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड इसमें करोगे, 2 का डिवाइड करते हो नहीं 6 में, 2 से 3, तो 3 ये ऊपर आया, फिर यहाँ से लोगे मतलब है ना 3/6 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3 का डिवाइड 6 में करोगे तो 2/6 आएगा, देन 6 से 6 कट जाएगा, डेट इज 3:2। सेम भी ना। तो हमने क्या करा, हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करा, हमने देखा कि एलसीएम कितना आया, 6 आया। मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि रेशियो में हम किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, बट रेशियो शुड बी सेम, रेशियो हमेशा हमेशा क्या रहता है हमारा, सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से कितनी बार कटा, डेट इज 3 बार यहाँ से ये कट गया और 2 बार ये कट गया, तो रेशियो कितना निकला मेरा, 3:2। क्लियर है? अंडरस्टूड सभी को? Yes. अनिक क्लियर है? ठीक है, यू कैन गिव ना आंसर, है ना, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अनिकेत क्लियर है? ठीक है, चेताली लेफ्ट। ठीक है, ओके। देखें, अब हमने क्या किया था, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन हैं आपके 1/2 और 1/3, ठीक है, इस तरह के कोई भी आपका फ्रैक्शन है 1/2 और 1/3, अब आपका ऊपर की साइड जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा सेम है, मतलब सेम है, अगर 1 और 1 की रेशियो में है तो आपको कुछ नहीं करना, आप जो फ्रैक्शन लिखा है ना उसका क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3:2, और डिनोमिनेटर को वहां से रिड्यूस कर दो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? अगर न्यूमिनेटर में नंबर्स नहीं है तब की कंडीशन बता रहा हूं मैं, अगर न्यूमिनेटर्स में नंबर होगा तो उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर वहां पर। ठीक है, न्यूमिनेटर में अगर नंबर होगा तो ऐसे 1 से अपन ने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पर जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अंडरस्टूड। चलिए यहां से नेक्स्ट टर्म है उसको देखें। नेक्स्ट टर्म बेटा, अगर दो रेशियो दिए हैं, मतलब कंपेयरिंग कंपेयरिंग बिटवीन टू रेशियो। ठीक है, अब दो रेशियो दिए हुए हैं, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो दो रेशियो, लेट से मैंने ले लिया आपका 1:3 और दूसरा ले लिया 2:5। ठीक है, दो रेशियो हमने लिए, एक लिया 1:3 और दूसरा लिया हमने 2:5। अगर मैं आपसे पूछूं विच रेशियो इज द ग्रेटर, मतलब विच नंबर इज द ग्रेटर बिटवीन देम, तो आप इसको बता पाएंगे विथआउट डूइंग कैलकुलेशन, विथआउट डूइंग सो मच कैलकुलेशन, बिना ज्यादा कैलकुलेशन करके? यस यस बताइए जय, बताओ कैसे करेंगे? 5 इज बिगर, 5, नो 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 नो, अब 1/3, जय से डेट 1/3 इज बिगर। सर क्या बताना है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ना, कौन सा रेशियो बड़ा है, आपको ये बताना है 1/3 रेशियो बड़ा है या फिर 2/5 बड़ा है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो इस तरह से दिया हुआ है, 1/3 बीच में आपका बॉक्स है और ये दिया है 2/5, और बचपन में वो मैडम सिखाती थी ना बेटा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, बस बचपन में चले गए अपन थोड़ी देर के लिए। तो ये बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 1/3 बड़ा है या 2/5 बड़ा है? बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, डूइंग मैसेज रेगुलरली, म्यूट।
टू प्राची मॉडल 2/5, राघव 2/5, ओके, यस एब्सोल्युटली 2/5 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पर जो 2/5 है या 2:5 है, ये ग्रेटर है। अब काफी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा हाउ, है ना। तो भाई हाउ के लिए देख लो, 1/3 है तो 1/3 को बेटा इस तरह से लिखोगे आप, 1:3 है तो 1/3 लिखोगे उसको। 2 और 5 है तो 2/5 को इस तरह से लिखोगे, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ मेथड टू डू इट, है ना। इनको करने के लिए भी आपके पास काफी सारे मेथड्स हैं, बट डू नॉट गो इन द लॉन्ग वे, है ना। हमें लॉन्ग वे में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली, ठीक है। हेयर इज द 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 3 2 6, 6. है ना। अब 3 2 6, तो बेटा कौन सा नंबर बड़ा हुआ देखो, 5 ज्यादा बड़ा है या 2 6 ratio ज्यादा बड़ा 5. है। ऑब्वियसली सी बात है 2 6 बड़ा ratio है। 5. हाँ 6 बड़ा है, तो 6 से जो फ्रैक्शन कंसीडर्ड हो रहा है वो कौन सा कंसीडर्ड हो रहा है, 2:5, ठीक है। तो 2:5 इज ग्रेटर देन 1/3। अब जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो लोग क्या करें, माइक ऑफ करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ऑफ योर माइक। जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आया वो प्रोसेस देखें, प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 और 5, तो 3 और 5 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 15 आया। अब क्या करोगे आप, 1/3 और यहाँ पर कितना है 2/5 से 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 से कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो ये 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो रेशियो क्या बना आपका, 5:6, है ना। जो नंबर आया वो क्या आया, 5:6। और इस नंबर को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमें पता है कि 6 क्या है, हमारा ग्रेटर देन है। और 6 जो नंबर है वो कौन से वाले रेशियो से निकल के आया है, वो 2 और 5 से निकल के आया है ना। इस तरह से कर सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उन तरह से भी कर सकते हो, एज योर बेस्ट, जैसे आपको जाना है। ये वाला मेथड क्लियर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है इसमें किसी को, तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, अगर कोई नंबर कोई रेशियो है, मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई रेशियो हमें इस तरह से याद आता है कि उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, जैसे 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 सपोज करो मेरे पास रुपीस दिए हुए हैं 20 रुपीज, और लाइट से दूसरा दिया है मेरे को 50 रुपीज, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन जो रेशियो है 20 और 50 का जो रेशियो है वो किसमें बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यूनिट सेम है, उनकी यूनिट क्या है, सेम है, दोनों रुपीज में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस फ्रैक्शन को मैं काट भी सकता हूँ, डेट इज कितना आ गया ये मेरा 2/5, ठीक है ना। ये क्या आ गया मेरा 2/5 आ गया, मतलब, और 2/5 एक मेरा रेशनल नंबर भी है, 2/5 मेरा रेशनल नंबर भी है, हाँ या ना। 2/5 को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं ना, Yes, ये, sir. हाँ रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइप जो फ्रैक्शंस होते हैं जो इजीली यूनिट उनकी सेम होती है और वो रेशनल नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं, है ना, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, तो उनको हम दूसरे टर्म भी बोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमर्शिएबल, COMMUSURAVLE, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शिएबल रेशियो भी बोलते हैं। अब कॉमर्शिएबल और इनकॉमर्शिएबल मतलब क्या होता है, कॉमर्शिएबल मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शन जो कि रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, उनको हम कॉमर्शिएबल बोलते हैं। अब इनकॉमर्शिएबल फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम इनकॉमर्शिएबल निकाल दें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जैसे हमने दे दिया √2, ठीक है, रेशियो है √5 का, तो ये क्या है, इनकॉमर्शिएबल फ्रैक्शन है। कैसे वो पता पड़ा कि भाई इनकॉमर्शिएबल फ्रैक्शन, इनको हम वैसे जनरली तौर पर क्या बोलते हैं,
इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर भी बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स जो आते हैं ना, दे आर नॉन एज द इरेशनल नंबर, जिनके मतलब जिनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यूज को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इरेशनल नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, वो फर्दर का डिस्कशन है, वो अपन 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, कॉमर्शियबल और इनकॉमर्शियबल रेशियो समझ में आ गए क्या होते हैं, सभी को क्लियर है? या Yes, sir. चलिए, देखो, अभी अगर कॉमर्शियबल मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो इसको आप मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो, कॉमर्शियबल। कॉमर्शियबल मतलब कंपेरेबल। ठीक है, कॉमर्शियल मतलब कंपेरेबल, जिसको अपन कंपेयर कर सकते हैं, है ना, ऐसे रेशियो जिनको अपन कंपेयर कर सकते हैं। और इन कॉमर्शियल मतलब जिनको अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट वे में अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी फिक्स कर लेना कि ये इस तरह से रिलेटेड है और ये इस तरह से रिलेटेड है। तो आई होप रेशियो की थिंग्स जितनी भी थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी रेशियो की, वो सारी क्लियर हो गई होंगी सबों को। कोई डाउट है रेशियो में? फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, प्रपोर्शन। हाँ, एक बार रेशियो को दोबारा से रिवाइड कर लेते हैं, है ना, जो लोग लेट आए थे वो भी देख लेंगे। चलो देखो, फटाफट फटाफट बताते जाता हूँ, है ना। तो रेशियो में क्या था, एक मिनट रुके बस थोड़ा सा। 37 कैंडिडेट्स आर देयर, ठीक है। हम्म, देखें, तो रेशियो क्या था, रेशियो मैंने बताया था कि रेशियो एक रिलेशन होता है बिटवीन वन क्वांटिटी टू द अनदर क्वांटिटी, या फिर रेशियो के अंदर जो थिंग्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे जब हम रेशियो बताते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे, और रेशियो क्या होता है, रेशियो फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, मतलब इसको भी हम ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एन अपॉन डी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो को कंपेयर करने के लिए, जैसे वी कैन से दैट अगर हम दो बच्चों के अंदर रेशियोज निकाल रहे हैं, है ना, दो हमारे पास बॉयज हैं और उन बॉयज का रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे उन बॉयज का किस पे रेशियो निकाल रहे हैं, उनकी एज पे रेशियो निकाल रहे हैं, तो वहां पर हम कॉमन चीज क्या मिल रही है कि पहले तो दो बॉयज हैं, दो बॉयज, अब हमें इससे मतलब नहीं है कि वो लड़का जो है वो काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, उससे रिलेटेड नहीं है। हम जो रेशियो निकाल रहे हैं वो किसका रेशियो निकाल रहे हैं, वो एज का रेशियो निकाल रहे हैं। तो हमारा एक टर्म वहां से क्या हो गया, फिक्स हो गया कि भैया एज का रेशियो है, तो एज का रेशियो तो इजिली निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम दो क्लास के बीच में या मार्क्स का रेशियो निकाल सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स के बीच में मार्क्स का रेशियो क्या है। ठीक है, वेट का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें रेशियो निकालना है किलोमीटर से मीटर में, तो हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्वांटिटी होंगी वो दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर उनकी दोनों क्वांटिटीज के बीच में हमें रेशियो दिया हुआ है, एक दिया है 5 किलोमीटर और दूसरा दिया है 6 मीटर, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। या तो आप इसको दोनों यूनिट को किलोमीटर में चेंज करें, या फिर दोनों मीटर यूनिट्स को मीटर में चेंज करें। तो फॉर फाइंडिंग द रेशियो वी मस्ट हैव टू यूनिट, वी मस्ट कन्वर्ट द यूनिट इनटू द सेम क्वांटिटी, मतलब जो वहां की यूनिट होंगी उन यूनिट्स को हमें सेम क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि रेशियो में अगर दो पार्ट हमने इस तरह से लिखे हैं, ए रेशियो बी, तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं एंड सेकंड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए रेशियो बी या फिर ए इज टू बी। क्लियर है? फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था कि रेशियो जो होगा सेम क्वांटिटीज, सेम काइंड्स की क्वांटिटीज पर ही हम रेशियो को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फिर मैं सेकंड पॉइंट में मैंने बताया था, जैसे 2 सेंटीमीटर और 3 मीटर्स के बीच में है तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। रेशियो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो उनकी क्वांटिटी जो है, मतलब उनकी जो बीच का जो रेशियो है, रेशियो हर स्टेप में मेरा सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन में है अगर रेशियो है उनके बीच में कंपैरिजन करना है तो अपन एलसीएम लेके या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर से भी उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियो, ये आपका रेशियो के बारे में था पूरा। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन भी देख लेते हैं क्या होता है।
प्रपोर्शन, PROPORTION। देखें प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन से मतलब क्या है, प्रपोर्शन इज द इक्वलिटी ऑफ टू पार्ट, है ना, इस चीज को नोट कर लें कि प्रपोर्शन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ द टू पार्ट, इक्वलिटी ऑफ टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स किसके होंगे, है ना, टू पार्ट्स किसके होंगे, मतलब टू रेशियो, ठीक है, पार्ट्स को हटा दें, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। प्रपोर्शन जो है वो दो रेशियोज के बीच में इक्वलिटी को बताता है। कैसे इक्वलिटी बताता है, जैसे मेरे पास दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी, ठीक है, और उनके बीच में मेरे को प्रपोर्शन बताना है किसका, सी रेशियो डी का। तो प्रपोर्शन का सिंबल होता है, ये फोर रेशियोज बीच में आते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ द प्रपोर्शन। ये क्या है, आपका सिंबल है किसका, प्रपोर्शन का, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो बताया स्टेटमेंट लिखा है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियोज के बीच में इक्वलिटी, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है ए अपॉन बी इक्वल होगा सी अपॉन डी के, क्लियर, ए अपॉन बी इक्वल होगा सी अपॉन डी के। दिस इज ऑल अबाउट द प्रपोर्शन, यही क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, क्लियर। अब जिस तरह से रेशियो में हम फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते थे, तो यहाँ पर भी जो टर्म्स हमारे पास फोर टर्म्स आ रहे हैं उनको भी हम कुछ ना कुछ बोलते होंगे डेफिनेटली, है ना, उनको भी हम कुछ ना कुछ बिल्कुल बोलेंगे। तो क्या नाम देंगे उनको, देखें एक बार। सबसे पहले रेशियो को हम लिखेंगे कैसे, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ठीक है। इसको हम प्रोपोर्शन को तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें इस टर्म को हम नाम दे दें फर्स्ट टर्म, इसको नाम दे दें सेकंड टर्म, और इसको नाम दे दें अभी थर्ड टर्म, और लास्ट वाले को हम नाम दे दें क्या, फोर्थ टर्म, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखें इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होगा, कौन कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, ई एक्स टी, स्पेलिंग बताएं फटाफट, EXTREME, एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन से टर्म लिए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे, एंड सेकंड और थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं, मीन टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं, मीन टर्म, या फिर मिडिल टर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, मिडिल टर्म। इज इट क्लियर टू ऑल, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। Yes, sir. चलिए देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया है स्क्रीनशॉट, देखें। अब जब ये इक्वल हैं, है ना, इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय डी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाय c के, है ना, मतलब AD इक्वल होगा मेरा BC के, क्लियर है, AD इक्वल होगा किसके, BC के बराबर। इज इट क्लियर, है ना। अब प्रपोर्शन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखें अभी हमने क्या पढ़ी, ये सारा जो था प्रपोर्शन के बारे में ही था, प्रपोर्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इस तरह से कंसीडर करें। अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग प्रपोर्शन के अंदर है वो है आपका कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। देखें दूसरा जो टर्म है वो है आपका कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, CONTINIOUS, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। तो बेटा कंटिन्यूअस प्रपोर्शन क्या है, इसको देखें। कंटिन्यूअस प्रपोर्शन में अगर कोई रेशियो इस तरह से आ रहा है, A अपॉन बी इक्वल हो रहा है B अपॉन सी के, ठीक है, इक्वल हो रहा है C अपॉन डी के, और इक्वल हो रहा है D अपॉन ई के, तो देखो एक कंटिन्यूटी फॉर्म हो रही है। पहला A रेशियो A अपॉन बी था, मतलब A रेशियो B था, देन B रिपीट हुआ, देन यहाँ से C रिपीट हुआ, देन D रिपीट हुआ, और ऐसे आगे कल चलता चला जाएगा। तो ऐसे वाले जो प्रपोर्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे वाले प्रपोर्शंस को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस प्रपोर्शन में एक रूल आता है, एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या बनता है, देखें अगर व्हेन थ्री नंबर्स, मतलब जब आपके तीन नंबर स्टार्टिंग के थ्री नंबर्स क्या है, एक प्रपोर्शन में है,
स्टार्टिंग के 3 नंबर मतलब कैसे, आपके पास A रेशियो B और क्या है B रेशियो C, ठीक है। 3 नंबर्स ही तो हुए टोटल मिला के, देखो 1 2 और 3, 3 नंबर्स है ना। व्हेन द 3 टर्म्स आर इन द कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, जब 3 टर्म्स आपके क्या हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होगा, देखो A अपॉन बी इक्वल है B अपॉन सी के। तो उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे, B और B दोनों कॉमन है यहाँ से, तो B मल्टीप्लाई बाय B इक्वल A मल्टीप्लाई बाय C। कैन वी राइट इट, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, बताइए फटाफट, इस तरह से लिख सकते हैं ना। यस, सो यहां से V और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, है ना, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। देन वी कैन से दैट B इज इक्वल टू अंडर रूट में AC, है ना। ये है आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू अंडर रूट में AC, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द टू नंबर इज इक्वल, जो मीन प्रोपोर्शन रहेगा वो दो नंबर्स के बीच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और इनकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। देखो अब पॉजिटिव कैसे रहेगी उसका मतलब भी सीखो, जब भी किसी भी नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगता है तो टू टर्म्स निकल के आते हैं, जो वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस की निकल के आती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। वैल्यू जो होती है वो दोनों टर्म में निकल के आती है, प्लस और माइनस टर्म में निकल के आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम प्लस पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, क्योंकि लेंथ अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर रुपए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी यूनिट को मेजरमेंट कर रहे हैं, या फिर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें इस तरह की वैल्यू दी हुई है, तो बेटा लेंथ, स्पीड्स, यूनिट या रुपए या एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर है, दैट्स वाई वी कैन टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, समझ में आया। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कब, फर्दर क्लासेस में, है ना, वहां पर फर्दर क्लासेस में सीख जाओगे कि नेगेटिव वैल्यू को भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी जो अपना लेवल है उस लेवल पे सिर्फ हम वी कैन टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। भुवनेश एंड अनीस, डू नॉट, हाँ ये है ना, ये इतने लंबे चौड़े मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फोकस ऑन द क्लास। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो था, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, देखें अब क्या है, डायरेक्ट रूल्स के द्वारा भी प्रोपोर्शंस को हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट रूल क्या है, डायरेक्ट रूल ऑफ थ्री, देखो डायरेक्ट रूल ऑफ थ्री, डायरेक्ट रूल ऑफ थ्री, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रोपोर्शन के अंदर। इसके अंदर इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ले लिया, इफ द प्राइस ऑफ 12 पेन, ठीक है, मेरे पास 12 पेन की जो प्राइस है वो कितनी है बेटा, 72 रुपीज है, ठीक है। 12 पेन जो है वो मेरे 72 रुपीज के आते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 15 पेन। तो मेरे को 15 पेन की प्राइस निकालनी है कि वो 15 पेन की प्राइस कितनी होगी, एक बार निकाल के बताइए, एक बार निकाल के बताइए। मुझे पता है कि आप लोग आंसर्स तुरंत बता दोगे एक बार में, है ना, लेकिन So 90. हाँ 90, वेरी गुड। प्राइस तो सभी ने बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को कंसीडर किया, समझा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है, और हम इस क्वेश्चन को किस तरह से, क्या इसको हम रेशियो की फॉर्म में कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को हम रेशियो से कर सकते हैं, बताओ, Yes, sir. है ना, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हमें जो रेशियो दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम सेम नंबर्स के जो रेशियो हैं उनको एक साइड में लिखने, नंबर ऑफ पेन, है ना, जो हमारे पास रेशियो है वो कितने हैं, 12 का हमें दे रहा है, तो नंबर ऑफ
पेन कितना है 15। तो देखो यहाँ पर जो रेशियो हम कंपेयर कर रहे हैं जिन रेशियोज को, उसमें क्या है, यहाँ पर 12 यूनिट है और यहाँ पर 15 यूनिट्स हैं। किसकी? पेन की। मतलब यहाँ का जो क्वांटिटी है या यूनिट है वो सेम है ना, वो सेम है। और उस रेशियो को हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके? प्राइस के रेशियो से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम? प्राइस के रेशियो से। तो एक की प्राइस दी है हमें कितनी? 72, और दूसरे की प्राइस हमारे पास है नहीं है, तो उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से जो हमें रेशियो निकालने हैं, वो रेशियो बेटा जो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू कौन से टर्म की निकालनी है? फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। कौन से टर्म की वैल्यू निकालनी है? फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू को अगर हम मैंने जो अभी अभी रूल बताया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म या मीन टर्म, उसके द्वारा कंसीडर करें, देखते हैं, है ना, उसके द्वारा कंसीडर करें तो वहां से भी हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने क्या बताया था? देखो, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला दिया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म के लिए प्रोडक्ट करेंगे किसका? 12 और x का। और मिडिल टर्म के लिए हम प्रोडक्ट करेंगे किसका? 15 और 72 का। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 72। तो ये जो आया वो क्या आया मेरा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, और ये जो आया वो क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। तो x की वैल्यू हम ऑब्वियसली से निकाल सकते हैं, 72 अपॉन में 12। क्लियर ना? और 12 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 12 6 72 और 15 6 90। ठीक है, तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। क्लियर हुआ? ये जो है वो है मेरा डायरेक्ट रूल। अब इसी डायरेक्ट रूल में इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट अप्रोच से भी कर सकते हैं। वो है आपका क्या? इनवर्स रूल। लिखो तो फटाफट एक क्वेश्चन जल्दी से, हेडिंग डालो इनवर्स रूल। हेडिंग डालो इनवर्स रूल। ठीक है, इनवर्स रूल ऑफ थ्री, वहां पर हेडिंग डाले ना, इनवर्स रूल ऑफ थ्री। ये क्लियर है ना सभी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर सर। नो प्रॉब्लम, ओके। फिर है आपका इनवर्स रूल ऑफ थ्री, INVERSE, इनवर्स रूल ऑफ थ्री। इसको भी एक एग्जांपल लिखो। लिखो इसमें, 10 men can do a piece of work. 10 men can do a piece of work in 14 days. 10 men can do a piece of work in 40 days. Then in how many then in how many days, है ना? Then in how many days could could then in how many days could 25 men do the same work, do the same work? चलिए इसको बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? क्या इसमें हम रेशियोज निकाल सकते हैं? देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, व्हेन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सी बात है दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है? इनवर्स रूल है। इनवर्स मतलब, अब इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी आपकी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? उसी से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? देखें, सबसे पहले रेशियो बनाते हैं अपन इसके लिए। ठीक है, तो मैन का रेशियो बनाना है, 25 मैन। रेशियो क्या है आपके पास? 10 मैन दिए, कितने मैन दिए हुए हैं? 10 मैन दिए हुए हैं, 10 मैन। और प्रपोर्शन बना लें क्या? 40 रेशियो एक्स, है ना? तो ये तो मैन का रेशियो हो गया, और यहाँ पे जो रेशियो आया वो किसका रेशियो आ गया? डेज का रेशियो आ गया। तो अभी भी हम वही करेंगे, क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म में 25 बाई एक्स, है ना, और मिडिल टर्म में 40 और एक्स। अंडरस्टूड? क्लियर? तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इन रिजल्ट इज नॉट 100, रिजल्ट इज 16। देखो कैसे निकलेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 40। तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 25।
जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 16 विल बी द आंसर। यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 16। तो इसका मतलब क्या है, 25 में उस काम को 16 डे में कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, हम नंबर ऑफ मेन ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे डेज कम हो जाएंगे। ऐसे समझो ना क्वेश्चन को, जैसे किसी काम को 10 व्यक्ति 40 दिन में कर रहे हैं, मतलब अभी मेरे पास क्या है, व्यक्ति कम है, तो डेज कितने लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ व्यक्ति को इंक्रीज कर दूंगा, नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, डेज मेरे कम हो जाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रपोर्शन। ये था आपका पूरा प्रपोर्शन के बारे में। और यू कैन डू द ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितने भी आपकी एक्सरसाइज हैं, ऑब्वियसली सी बात, सॉरी एक मिनट, एक्सरसाइज जो है वो है आपकी 8.1। ठीक है, कहाँ गई, यस, 8.1 के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा अगर आपने अच्छे से क्लास को समझा है, तो सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। देर आर 6 क्वेश्चन बिटवीन इन हियर, 6 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर, तो इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, Have a nice मिलते हैं। day, sir. Bye, sir. सेम टू सेम टू ऑल ऑफ यू, सेम टू। Thank you, sir. चलो, गुड बाय, बाय बाय। Have a nice day, sir. सेम टू यू। Bye. Now you can leave the class.